ओके, इस चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन है रिटर्न फर्स्ट लॉ, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इतना हमने कंप्लीट किया। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था वही था, एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जस्ट एक बार फिर से रिपीट कर ले, क्योंकि सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली थियरी है। ऑब्जेक्ट पे लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स जीरो, ऑब्जेक्ट पे लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो मतलब लीनियर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि F is equal to dp upon dt is the formula of Newton's second law of motion, but F equal to 0, so P remain constant। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो है, मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी टाइम के साथ वेरिएट नहीं होती, और टाइम के साथ वेरिएट नहीं होती इसका मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। लास्ट में वो गन और बुलेट वाली एग्जांपल दी थी कि इनिशियली बुलेट गन के अंदर स्टेडी कंडीशन में है, गन भी स्टेडी कंडीशन में है, इसका मतलब मास ऑफ बुलेट एंड मास ऑफ गन into initial velocity the momentum of ये initial momentum of system। initial momentum के लिए mass of bullet, mass of gun, okay, into initial velocity, ये आंसर जीरो मिलता है। तो इसमें है क्या, ये तो है, ये वैल्यू जीरो नहीं होगी, इसका मतलब यहाँ vi इज इक्वल टू जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। लेकिन जब आप गन से बुलेट फायर करेंगे तो बुलेट जिस डायरेक्शन में जाएगी, सपोज मास ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये मोमेंटम होती है बुलेट की, जितनी मोमेंटम बुलेट को मिलेगी उतनी ही मोमेंटम गन को मिलेगी, मतलब मास ऑफ गन एंड वेलोसिटी ऑफ गन, ये दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन दोनों अपोजिट होंगे, मतलब जितनी बुलेट की मोमेंटम है उतनी मोमेंटम किसकी होगी, गन की। अब सपोज ये दोनों को ऐड कर देंगे तो पीबी प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। क्लियर? इस तरह से उन लोगों ने टेक्स्ट बुक के अंदर या दर्पण में आपको ये एग्जांपल लिख के दिया है, ये कंप्लीट करके दिया। लेकिन और एक एग्जांपल कि सपोज मैंने लास्ट में बताया केमिकल बॉम्ब स्टेडी कंडीशन में, और स्टेडी कंडीशन में जब केमिकल बॉम्ब होगा ओके, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, और जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी मतलब इनिशियल मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो। जब ये ब्लास्ट होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनेंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, डिफरेंट मास होगा, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगी, लेकिन इनिशियल मोमेंटम जैसे जीरो था, मास ऑफ केमिकल बॉम्ब एंड वेलोसिटी ऑफ केमिकल बॉम्ब, ये मल्टीप्लिकेशन जीरो था, तो फाइनल में क्या होता है कि सभी पार्टिकल के लिए मास एंड वेलोसिटी की जो एडिशन है सब उस n तक लिख सकते हैं, m n v n, ये भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ये भी क्या होगा, जीरो। क्लियर? तो इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम की वैल्यू इक्वल मिलेगी, इतने सारे पार्टिकल्स बनेंगे, सभी पार्टिकल्स डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, ओके, और उसकी आंसर भी क्या होगी, जीरो। तो ये उन लोगों ने आपको पूरा एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करके दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले फोर्स की इंफॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स, और डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स के अंदर हमको सबसे ज्यादा जो एक्सप्रेशन दी है वो फ्रिक्शन फोर्स के लिए है। मेरे ख्याल से फ्रिक्शन की इंफॉर्मेशन पहले भी हमने पढ़ी है, ये फिर से रिपीट हो रही है। ओके, फर्स्ट डेफिनेशन, व्हाट आर द कंकरेंट फोर्स या कंकरेंट फोर्सेस, सॉरी, व्हाट आर द कंकरेंट फोर्सेस। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फोर्सेस किसी पार्टिकल के ऊपर लगेंगे, नंबर ऑफ फोर्सेस। एज फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट स्टेडी है, तो ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स कितनी होगी, ऑब्जेक्ट स्टेडी कंडीशन में है तो ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स कितनी होगी, ऑब्जेक्ट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स जीरो, ओके, ये ऑब्जेक्ट स्टेडी है तो इसका मतलब इसके ऊपर लगने वाली फोर्स क्या होगी, जीरो। इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि टोटल फोर्स जीरो है, जितने भी फोर्स लगते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जितने भी है सबकी एडिशन जीरो है,
सबकी एडिशन 0, और इसलिए बताया जाए कि रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0, इसलिए ऑब्जेक्ट स्टेडी कंडीशन में है, वो अपनी सिचुएशन चेंज नहीं करेगा। तो डेफिनेशन पर कंकरेंट फोर्सेस करके लिखा है, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल गिवन फोर्सेस पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, then these forces are called concurrent forces. As for example, suppose ये फोर्स, ये सेकेंड, दोनों की लाइन आप एक्सटेंड करो, इसी पॉइंट से पास होगी, मतलब ये कॉन्करेंट फोर्सेस होगी। सपोज ये इस तरह से आपने ड्रॉ किया, तो दोनों की एक्सटर्नल लाइन सेम डायरेक्शन इसी पॉइंट से पास होगी, इसका मतलब ये भी कॉन्करेंट फोर्सेस। ओके, एक वेक्टर मैंने यहाँ ड्रॉ करके दिया, सेकंड इधर, ओके थर्ड इधर, तो इसको एक्सटेंड करो, तो तीनों को भी क्या बताएंगे, कंकरेंट फोर्सेस। मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किसी सेम पॉइंट से पास होगी, सभी फोर्स को आप कंकरेंट फोर्सेस बता सकते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छी रूल कौन सी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। सपोज डिफरेंट थ्री फोर्सेस मैंने डायग्राम में ड्रॉ करके दिए। ओके, सबको पहले मैंने F1 F2 ऐसे कंप्लीट कर दिया, F1 इसको लिखेंगे, F2 फिर F3, तीनों सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं, इसकी एडिशन। तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जैसे फार्मूला थी, इसी तरह से हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वाली फार्मूला यूज करेंगे। इसके रिजल्ट आपको जो मिलेगी, तो ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट हो जाएंगे। ये जो है इसको FR रिजल्टेंट फोर्स लिखा, लेकिन ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट होंगे, इसलिए इस पॉइंट पे लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी, 0। इन लोगों ने कैलकुलेट करके दिया है, लेकिन ये पूरी थियोरी, एक मिनट, थियोरी नंबर उन लोगों ने लिख के दिया है 25। कौन सा, 25। लेकिन 25 है, सिर्फ और सिर्फ आप डेफिनेशन याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन। और उसके बाद उन्होंने बताया, explain the equilibrium of particle under the effect of the concurrent forces. क्लियर? तो आप सपोज दर्पण है तो चेक करो, आपके पास सपोज दर्पण है तो आप चेक करो, उसने एक फॉर्मूला लिखिए, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। बस वहां तक आपको ये याद रखना है, बाकी एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे चलेगा। मिला आपको दर्पण के अंदर? क्वेश्चन नंबर 25, कंकरेंट फोर्स की डेफिनेशन है, बाद में पेज नंबर 262 के ऊपर ये इस टाइप की डायग्राम है, और एक्सप्लेन करने के बाद इसने लिखा है, बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर इक्विलिब्रियम, पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर करके एडिशन दी है, और बाद में इनका सिग्मा एफ इक्वल 0। यहां तक आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, इसके आगे जरूरत नहीं है, इसके आगे जरूरत नहीं है, कंप्लीट है। कोई डाउट इसमें? थियरी कहां तक लिखना पता चल गया? यस सर। यस सर। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन जब थियरी पूछी कि इसकी जो डेफिनेशन इंपोर्टेंस ज्यादा है, और सपोज कभी 2 मार्क्स में हुआ तो यहाँ कभी लिखना है सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना है। और ये इसी तरह से लिख के दिया है कि ये दोनों की जो एडिशन है वो यहाँ मिलती है, और ये दोनों इक्वल और अपोजिट हो जाएगा, और इक्वल अपोजिट होगा, इसका मतलब इसकी एडिशन क्या मिलेगी, 0। जिससे लिखा है F1 + F2 + F3 = 0, एंड देयरफॉर सिग्मा एफ इक्वल टू 0 करके उन्होंने लिख के दिया है, तो उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। क्लियर? ओके, उसके बाद 26 में लिखा था, राइट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉमन फोर्सेस, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉमन फोर्सेस। ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए याद रखें, इससे ज्यादा इसकी जरूरत नहीं, प्रिपरेशन में जरूरत नहीं और लिखना भी नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स वो जानते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सभी फील्ड फोर्स है। फिर से बता रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा?
इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन के बीच में जो लगने वाली फोर्स है वो रिपल्सिव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाली फोर्स वो अट्रैक्टिव फोर्स है। ओके, इसको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स बताया जाता है। लेकिन किसी भी वायर से जब आप करंट पास करेंगे तो सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये स्टेटमेंट किसने बताया था? आगे आपने पढ़ा है, जब वायर से करंट पास होता है तो सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। स्टेटमेंट किसने दिया था? 10th में ही था, 10th में आपने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। जब हेलो जब वायर से करंट पास करेंगे तो सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये स्टेटमेंट सबसे पहले ऑस्टेड ने बताया था कि जब वायर से करंट पास करें सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस होती है कि वायर से जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज पास होंगे उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से लगने वाली फोर्स है। क्लियर? उसके बाद में लिखा है पुल और पुश। ये दोनों में जो फोर्स है मैकेनिकल फोर्स है, या उसको कांटेक्ट फोर्स भी बता सकते हैं, क्योंकि सभी आपको मिलेंगे। कौन से फोर्स? फील्ड फोर्स है। कौन से फोर्स? कांटेक्ट फोर्स है। ओके, हमने आगे भी वो कंप्लीट किया था कि सपोज स्प्रिंग कंप्रेस करेंगे या स्ट्रेन करेंगे, इसके लिए भी एक फोर्स लगता है जिसको क्या बताया जाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स। ये भी पहले आपने पढ़ा है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सपोज स्प्रिंग को अंदर की ओर कंप्रेस किया तो रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेशन बट इन अपोजिट। अपने अंदर कंप्रेस किया, रिस्टोरिंग फोर्स बाहर लगेगा। एंड F इज इक्वल टू माइनस kx एंड k इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट बताया जाता है, और k की फॉर्मूला होती है F बाय x। F मतलब यूनिट क्या होगा? न्यूटन अपॉन मीटर। न्यूटन अपॉन मीटर। ओके, न्यूटन अपॉन मीटर पहले कभी यूनिट लिखी थी आपने? न्यूटन अपॉन मीटर ये यूनिट सेकेंड चैप्टर के अंदर में डायमेंशन फॉर्मूला लिखी थी सरफेस टेंशन, तो वहां लिखा है न्यूटन अपॉन मीटर। ओके, इसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगी बताओ? न्यूटन मतलब फोर्स एंड मीटर मतलब डिस्टेंस। फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगी? M1 L1 T minus 2. m1 l1 t minus 2, और लेंथ मतलब l/1। ये डायमेंशन फॉर्मूला m1 l0 t minus 2। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला से भी आपको यूनिट मिल सकती है। m मतलब मास, लेंथ और ये टाइमिंग। तो kg अपॉन सेकंड स्क्वायर आल्सो यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट एंड न्यूटन अपॉन मीटर आल्सो यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। दो यूनिट तो ऐसे भी हो गए। इसका मतलब ऑलवेज ये होगा जरूरी नहीं है, ये भी पॉसिबल है। आपको पूछा जाए kg अपॉन सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट है, तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओ। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता, यूनिक होती है। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगी m1 l0 t minus 2। ओके, और इससे आप बता सकते कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स बहुत सारे, लेकिन ये दो तीन जो उन्होंने बताया सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। ऐसा नहीं कि 2 मार्क्स में आपको एक क्वेश्चन लोग पूछेंगे। हाँ, उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन है फॉर फ्रिक्शन उसको कंप्लीटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस चैप्टर के अंदर दो तीन पॉइंट्स है जिसके लिए उन लोगों ने पूरी चैप्टर हमको एक्सप्लेन की। वो सबसे पहले था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सेकंड है फ्रिक्शन, एंड थर्ड कि हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड के ऊपर व्हीकल मोशन करना और स्लोप वाली रोड पर व्हीकल मोशन करना। बस ये 3-4 पॉइंट्स है जिसके लिए चैप्टर नंबर 5 उन लोगों ने आपको एक्सप्लेन किया है। क्लियर? अभी चलो फ्रिक्शन के लिए
सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट जब किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी जाएगी तो एक तो वेट डाउनवर्ड लगेगा, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर? नॉर्मल फोर्स अपर डायरेक्शन में, नॉर्मल ड्यू टू हॉरिजॉन्टल सरफेस अपर डायरेक्शन में वो देगा। सपोज आपने इस ऑब्जेक्ट को यहां से पुश किया तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा? तो मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन। और वो दो सरफेस के बीच में लगता है, फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में लगता है। ओके, और इनिशियली इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन से स्टार्ट करेंगे। डिफरेंट 3 टाइप ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, बाद में काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन, उसके बाद क्या होगा? रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर? हैवी ऑब्जेक्ट है, हैवी ऑब्जेक्ट सपोज किसी सरफेस पे आपने रखी, ये सरफेस रफ सरफेस होगी, इसकी सरफेस रफ होगी, दोनों मैच हो जाएंगे, मतलब ये मोशन नहीं करेगा, मोशन नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट स्टेडी है। तभी भी जो फोर्स लगता है उस फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शन बताया जाएगा। इसको क्या बताएंगे? स्टैटिक। हैवी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे धक्का देंगे, नहीं हिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपने जितना फोर्स दिया उससे ज्यादा फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है। वो कौन दे रहा है? ऑब्जेक्ट। किस डायरेक्शन में? अपोजिट। आपने फोर्स इंक्रीज किया, ये भी आपको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इंक्रीज करेगा। उसको क्या करना है? आपने जो एप्लीकेशन दी या आपने जो एक्शन दिया उसका उसको रिएक्शन करना है। आपने यहाँ से 10 न्यूटन दिया, वो 10 न्यूटन वापस देगा। आपने 50 दिया, वो 50 वापस देगा। लेकिन सपोज आपने ज्यादा फोर्स दिया और सपोज वो अपोज नहीं कर सकता है, तो अपने आप अपनी मोशन कंटिन्यू कर देगा, तो अपनी मोशन कंटिन्यू करेगा। हैवी ऑब्जेक्ट को आप धक्का देंगे, ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ रही, आपने फोर्स इंक्रीज किया तो ऑब्जेक्ट ने सामने फोर्स इंक्रीज किया। ओके, लेकिन आपको लग रहा है कि अभी हम मुझसे नहीं होगा, आप 2-3% को और बुलाएंगे और साथ में धक्का देंगे, तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो गई। अब ऑब्जेक्ट इसको अपोज नहीं कर पा रही है, तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगी। और जब ऑब्जेक्ट मोशन में आती है तो उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बताया जाता है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत कम होता है, बहुत कम रहेगा। क्लियर है कि सपोज 2-3 लोग ने एक साथ धक्का दिया, जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाती है तो चेक करो कि 1-2% ऐसे लेफ्ट भी हो जाएंगे ना, तो भी आप उसकी मोशन कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम रहती है। स्टैटिक फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? कम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा पहले तो अपोज करेगा, इससे हो सके उतना वो क्या करेगा? अपोज। लेकिन बाद में जब वो अपोज नहीं कर पाएगा, एफएस मैक्सिमम, जितना हो सके जितना इतना पहले अपोज करेगा। और अपोज करने के बाद भी नहीं होता है तब वो बाद में मोशन में आएगा। तो मैक्सिमम वो फोर्स ऑब्जेक्ट कितना लगाता है? एफएस मैक्सिमम, जिसको क्या बताया गया है? स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और 2 रूल है फ्रिक्शन फाइंड करने के, 2 रूल है। पहले भी उन लोगों ने ये दोनों स्टेटमेंट आगे वाले स्टैंडर्ड में फ्रिक्शन जब पढ़ाया तब बताया था, अभी भी वही है। फर्स्ट रूल कौन सा? तो फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्टेक्ट एरिया, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्टेक्ट एरिया। कॉन्टेक्ट एरिया पे वो डिपेंड नहीं करता, ये दो सरफेस के बीच की जो कॉन्टेक्ट एरिया है उस पर फ्रिक्शन कभी डिपेंड नहीं करता। लेकिन फ्रिक्शन डिपेंड ऑन नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन नॉर्मल फोर्स। ओके, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन नॉर्मल फोर्स, एफ एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, या एफ आर रोलिंग फ्रिक्शन। सबके लिए कॉमन रूल है, तीनों फ्रिक्शन के कॉमन रूल। फर्स्ट रूल, friction does not depend on contact area, and second, friction depend on normal force. So similarly, Fs maximum also depend on normal force. So now Fs maximum, तो proportionality क्या होगा? mu s n. Mu s is a coefficient of static friction.
mu as the coefficient of static friction. Okay, सिंपल है. सपोज आप mu s लिखना चाहते हैं तो fs अपन n भी लिख सकते हैं. लेकिन fs क्या है? fs या fs मैक्सिमम क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स. n क्या है? नॉर्मल फोर्स. सो फोर्स अपॉन फोर्स मतलब mu s इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. इसकी यूनिट नहीं होगी और यूनिट नहीं होगी तो डायमेंशनल फॉर्मूला. और मेरे ख्याल से जब मैंने लिस्ट पढ़ाई थी सेकेंड चैप्टर में, ओके, तो सेकेंड चैप्टर में आपने चेक किया होगा कि इसकी बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डायमेंशन नहीं है. याद हो तो बताओ कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी आपने आगे पढ़ी जिसको डायमेंशन नहीं है. कौन कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ी कि जिसको डायमेंशन नहीं है? है कोई? सर एक प्लेन एंगल और एक Okay. सॉलिड एंगल. ओके, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ये दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी थी जिसको यूनिट नहीं है और डायमेंशन नहीं है. प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल सॉलिड एंगल को डायमेंशन नहीं है. सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको डायमेंशन नहीं है. ओके, एक चीज और भी है कि म्यू एस की जो वैल्यू है, म्यू एस की वैल्यू 0.01 to 1.5 या 1.15 1.5 according to textbook. The value of mu s between 0.01 to 1.5. ओके, ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव. कब तक वो मूव नहीं करेगा ये भी एक स्टेटमेंट लिखा होगा. एफएस जब तक इतना फोर्स है तब तक वो मूव नहीं होगा. जब तक इक्वल हो जाएगा मतलब और ग्रेटर देन इक्वल हुआ तो मतलब मोशन कंटिन्यू. समझ रहे हैं आप? म्यू एस एन जितना ज्यादा है, फ्रिक्शन कम है, इसका मतलब वो मूव नहीं होगा, वो मोशन नहीं आएगा. मोशन कब स्टार्ट होगी? जब इक्वल होगा. और मूव कब तक रहेगा? मतलब अब ज्यादा फोर्स देंगे. टेक्स्ट में ये भी स्टेटमेंट लिखा है, इस तरह से लिख के दिया है, देखो. इफ बॉडी डज नॉट मूव देन एफएस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन. इट इज और भी है कि म्यू एस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट एंड द मटेरियल ऑफ सरफेस एंड टेंशन, सॉरी टेम्परेचर, टेम्परेचर. फिर से mu s depend on the nature of surface in contact, material of surface and temperature. 3 ऐसी कंडीशन भी जिसके ऊपर ये mu s डिपेंड है. ओके, चलो एक काम करो, 27 नंबर वाली क्वेश्चन फटाफट इसको पढ़ो. क्या लिखा है? व्हाट इज द फ्रिक्शन? एक्सप्लेन द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स. ओके, कंप्लीट कर दो.
27 पढ़ना है क्वेश्चन नंबर। हो गया कंप्लीट? चेक करो इसने लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में 2 पॉइंट्स लिखे थे। द मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन सरफेस। द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। और ये पैराग्राफ इसने कंप्लीट करके दिया। और वही ऑब्जेक्ट बताया कि सपोज हैवी ऑब्जेक्ट को मोशन करवानी है, अब जितना फोर्स देंगे वो इनर्शिया जितना अपोज आपको करेगा, इसके पास जितनी इनर्शिया। ओके, इनर्शिया की मैं इस चैप्टर में पढ़ाया था कि इनर्शिया की मेजरमेंट ड्यू टू मास, जिसकी मास ज्यादा है इसको हमको ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा मोशन में लाने के लिए। ओके, और जिसकी मास कम इसको कम फोर्स से हम मोशन में ला सकते हैं। ओके, तो फोर्स कितना देना है? तो F इज इक्वल टू एम ए, जिससे मींस एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू F बाय m। ओके, तो एक्सेलरेशन भी मिल सकता है, लेकिन ये स्टैटिक फोर्स के लिए, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की इंफॉर्मेशन थी। अब आगे कि सपोज ऑब्जेक्ट एक बार मोशन में आ गया, ये ऑब्जेक्ट एक बार मोशन में आ जाता है, तब तो कौन सी फोर्स लगेगी? अब काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन में दो चीजें हैं। आप जो फोर्स देंगे उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, और सरफेस से जो फ्रिक्शन लगेगा वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एज फॉर एग्जांपल, आपने इस डायरेक्शन में फोर्स दिया F, अपोजिट डायरेक्शन में Fs। अब उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू F बाय m, लेकिन फोर्स कितना? F माइनस Fs अपॉन m। एक्सटर्नल फोर्स में से फ्रिक्शन फोर्स आपको लेस करना पड़ेगा, उसमें एक्सेलरेशन से वो आगे जाएगा। क्लियर? यहाँ उन लोगों को लिख के दिया है कि लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, फर्स्ट वही स्टेटमेंट है, पढ़ो। काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कांटेक्ट एरिया ऑफ सरफेस। सेकंड, यहाँ एक स्टेटमेंट इंक्रीज होगा, द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या होती है कि सरफेस में जाना है तो वेलोसिटी जो हम प्रोवाइड करें उतनी नहीं भी होगी, कम भी हो जाती है, लेकिन वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता। और थर्ड पॉइंट पढ़ो, द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल, मतलब सबके लिए इक्वली हुआ। F के प्रोपोर्शनल टू n, F के इज इक्वल टू म्यू के n, म्यू के इज अ सॉरी म्यू के क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये भी यूनिट लेस और डायमेंशन लेस, क्योंकि म्यू के इज इक्वल टू म्यू के इज इक्वल टू F के अपॉन n, फोर्स अपॉन फोर्स। आंसर क्या हो जाएगा? 0। लेकिन एक चीज है, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों से, Fs इज ऑलवेज ग्रेटर देन F के। स्टैटिक फोर्स काइनेटिक फोर्स से ऑलवेज ज्यादा रहेगा। ओके, अब सपोज आपने एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक फोर्स, तो इतनी एक्सेलरेशन से आगे मोशन करेगा, इतने एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। लेकिन ये दोनों इक्वल है, तो F इज इक्वल टू F के,
ऑब्जेक्ट की मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से होगी। यहाँ एक्सेलरेशन है, चेक करो, देखो ये एक्सेलरेटिव मोशन है। एक्सेलरेटिव मोशन का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होना। ओके, जब ये दोनों इक्वल हो जाता है मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगा। लेकिन सपोज ये ज्यादा और ये कम, तो ये मोशन नहीं करेगा, ये मोशन नहीं करेगा। क्लियर? तो पहले ये भी कंप्लीट कर लो। लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, 28 नंबर क्वेश्चन। आज 27, उससे पहले वो कंप्लीट करना था। ट्वेंटी 25 नंबर जो मैंने बताया वहां तक लिखेंगे। तो इक्वेशन सिग्मा एफ इक्वल टू 0, वहां तक आप 25 नंबर लिखेंगे, 27 और बाद में 28। आज फ्रिक्शन कंप्लीट कर देंगे। इसको प्रॉपर एक बार पढ़ लो। छोटे से पैराग्राफ, इससे ज्यादा नहीं है। माइक्रोफोन बंद रखो। रिमूव करते हैं। हो गया कंप्लीट। हम लोग को आपकी रोल नंबर मिली है, लेकिन आपने अभी तक वो आगे नहीं लिखा। आपको आपकी रोल नंबर ओके, चलो लास्ट। रोलिंग फ्रिक्शन कंप्लीट करेंगे। ओके, रोलिंग फ्रिक्शन में भी वही लिख के दिया। आगे तो जब सिंपल चीज है कि बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, हम धक्का देंगे, आप प्रॉपर्ली फोर्स नहीं देंगे तो मोशन नहीं करेगा। मोशन में आने के बाद वो काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन सपोज हैवी ऑब्जेक्ट को किसी आप व्हीकल के अंदर रख दो धक्का देके, ओके, रोलिंग जो टायर वाली सिस्टम रहती है, सपोज ऐसी किसी भी ऑब्जेक्ट की या व्हीकल के ऊपर रख दिया तो हम नॉर्मली धक्का देके ले जा सकते हैं। ओके, और किसी लॉरी के ऊपर रख दो तो भी चलेगा, ऐसे नॉर्मली ले जा सकते हैं। तो वहां किसी सिंगल पर्सन से ही वो पूरा ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। ऐसा क्यों? इसलिए स्टैटिक में क्या होता है कि दोनों सरफेस डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है। कांटेक्ट से बाहर या मोशन में लाने के लिए ज्यादा धक्का देना पड़ता है। एक बार वो मोशन में आ जाता है तो बाद में वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम फ्रिक्शन लगता है, जिसको हमने क्या बताया, काइनेटिक फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि सरफेस है और टायर इस तरह से पास हो जाता है। ओके, इसका मतलब ये दोनों के बीच फ्रिक्शन सबसे कम लगेगा, और जिसको क्या बताते थे, रोलिंग फ्रिक्शन। इसको क्या बताते हैं हम, रोलिंग फ्रिक्शन। और जो रोलिंग फ्रिक्शन है
रोलिंग फ्रिक्शन, वो सबसे कम, और इसको म्यू आर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एन। इसमें भी वही स्टेटमेंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन कांटेक्ट एरिया एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर एन and therefore mu r is the coefficient of rolling friction is equal to fr upon n, equal to fr upon n। क्लियर। और ये भी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, ये भी क्या होगा, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। क्लियर। म्यू आर इज इक्वल टू एफ आर अपॉन एन, इज अ यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। और इसकी कंपैरिजन करेंगे तो सबसे ज्यादा म्यू एस, इससे कम म्यू के, बट लेस देन 2 बार 3 बार जो भी लिखना लिखो, सबसे कम क्या होगा, म्यू आर, कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ये सबसे कम रहेगा। क्लियर। से लिख के भी दिया है कि फॉर ऑब्जेक्ट गिवन मास रोलिंग फ्रिक्शन इज 1/100 या 1/1000 टाइम्स स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, ये सबसे कम होता है। क्लियर। और एक चीज और कि ये टॉपिक बहुत छोटा सा है, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, ये 30 नंबर क्वेश्चन में उसने लिख के दिया। क्लियर। अब मुझे बताओ कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन क्या हो सकता है। एडवांटेज ज्यादा होगा या डिसएडवांटेज ज्यादा होगा, फ्रिक्शन के अंदर एडवांटेज ज्यादा मिलेगा या डिसएडवांटेज ज्यादा मिलेगा। फ्रिक्शन में क्या ज्यादा है, एडवांटेज या डिसएडवांटेज। कि फ्रिक्शन पहले भी हमने पढ़ा है, इसलिए पूछ रहा हूं। फ्रिक्शन के लिए एडवांटेज ज्यादा होगा या डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ज्यादा होगा। ओके, अब चेक करो कि डिसएडवांटेज की वैल्यू बहुत कम है। ओके, डिसएडवांटेज क्या होगा, सपोज फ्रिक्शन लगता है तो क्या होगा, फ्रिक्शन लगता है, ओके, टायर रोड के बीच में टायर घिसेंगे, ओके, इससे ज्यादा कुछ मिलता ही नहीं। हाँ, दो मशीनें जब रोटेट होती है तो दो पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन लगता है, तो पार्ट्स की जो पार्ट मतलब वो पोर्शन है वो घिसेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट जो रहती है, सबसे ज्यादा बेनिफिट उसकी तो क्या होगी कि सपोज फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप चल नहीं पाएंगे, फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप लिख नहीं पाएंगे। फ्रिक्शन से ही सभी फिनोमिना क्रिएट होती है। ओके, इसलिए ऐसा हो सकता है कि फ्रिक्शन से ज्यादा तो बेनिफिट्स है। ओके, चलना, बोलना, लिखना, ये सभी जो है। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि फ्रिक्शन लगने से पार्ट्स जो है उसके बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी वेस्ट होगी, ये टायर घिसेंगे, स्पेयर पार्ट के अंदर जो पार्ट्स वो घिसेंगे। लेकिन फ्रिक्शन कम करने की भी बहुत सारी मतलब मेथड है। इन्होंने आपको 31 में लिख के दिया, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, ये सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों उसने लिख के दिया है। क्लियर, ये दोनों चीज उसने लिख के दिया है। सिंपल से दो हाथ भी ऐसा घिसेंगे ना तो दो सरफेस के बीच फ्रिक्शन लगेगा और ये फॉर्म हो जाएंगे, मतलब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी। ओके, रिड्यूस करना है तो क्या कर सकते हैं, रिड्यूस के लिए तो एक चीज है कि आप ल्यूब्रिकेंट यूज करो। ल्यूब्रिकेंट यूज नहीं करेंगे तो आप ऐसी सरफेस यूज करोगे जहां आपको कम फ्रिक्शन लगता है। बॉल बेरिंग हम यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा, इंडस्ट्रियल बॉल बेरिंग। अब बॉल बेरिंग क्या होता है कि ये सरफेस दो स्टैंडर्ड से सरफेस के बीच में रोटेट होती है। एक तो रोलिंग फ्रिक्शन, सबसे कम फ्रिक्शन, स्टेनलेस स्टील वाली सरफेस, वो भी सबसे कम फ्रिक्शन। ओके, और सपोज यहाँ ऑयल रखेंगे तो और ज्यादा स्मूथ सरफेस हो जाएगी। दो ऐसे मेथड है इनसे हम फ्रिक्शन डिक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट क्या, ल्यूब्रिकेंट यूज करना। ओके, सेकंड क्या, तो पार्ट्स के अंदर बॉल बेरिंग की यूज ज्यादा रखेंगे। जितनी ज्यादा बॉल बेरिंग यूज करेंगे उतना फ्रिक्शन कौन सा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होगा। और रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है। और जिसके सपोज हम गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल से फिलअप करते हैं, इंजन ऑयल जब फिलअप करेंगे तो ये सभी पोर्शन के अंदर ऑयल आ जाएगा। तो क्या होता है, दो सरफेस से रोटेट होगी, रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा,
स्मूथ सरफेस होगी, लुब्रिकेंट भी है, तो सबसे मिनिमाइज फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाती है। ओके, सबसे मिनिमाइज फ्रिक्शन की वैल्यू इसमें रहती है। क्लियर? तो इस तरह की मेथड्स उन लोगों ने बताई, 2 या 3 ऑप्शंस है, लेकिन फिर भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है। कौन सा? 32। आज फ्रिक्शन, ये कंकरेंट फोर्स था, ये सभी फ्रिक्शन, स्टैटिक, काइनेटिक, रोलिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एंड इसको डिक्रीज कैसे करेंगे, हाउ टू रिमूव या रिड्यूस द फ्रिक्शन। क्लियर? तो फ्रिक्शन तक की पूरी पोर्शन एक बार पढ़ लेनी है। डाउट हो तो बताओ, तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे, लेकिन पहले टोटली कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लियर? और नेक्स्ट जब आप स्टार्ट करो, आपका रोल नंबर, आपकी रोल नंबर जो दी गई है वो नाम के आगे रख दो, 501 502 जो भी है, तो क्या प्रेजेंस में प्रॉब्लम नहीं, प्रेजेंस फटाफट हम कंप्लीट कर सके। और सेकेंड, वो पेपर मैंने सेंड किया है, इसके किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, जो पेपर लिख के आपको फ्राइडे तक सबमिट करना है। क्लियर? तो इसकी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे बताना, तो मैं आंसर बताऊँ कहाँ का इसके आंसर है। क्लियर? कल मैंने पेपर सेंड किया है ग्रुप के अंदर, बोलो। ओके, तो आज इतना रखेंगे। ओके सर। ओके, मीटिंग एंड करेंगे। सर, अरे बाबू